देखो, लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी, ठीक है, वो बेसिकली ये हुई थी कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। हमने ये सारी बातचीत देखी थी कि आखिर माइक्रोब्स जो रहते हैं वो हम लोगों के लिए किस तरीके से यूज़फुल हैं या फिर किस तरीके से हार्मफुल हैं। अभी इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और उनके यूज़फुल चीज़ें ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे सामने आया दैट इज़ लैक्टोबैसिली। ठीक है, ये लैक्टोबैसिली नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों की डे टू डे लाइफ में देखो बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और मैं बता दूँ ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्दी है। राइट, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कैसा रहता है, कई ऐसे फूडस्टफ्स होते हैं हम लोगों की डे टू डे लाइफ में, जिन फूडस्टफ्स को जब आप खाते हो तो नेचुरली आपकी बॉडी में ये लैक्टोबैसिली आपके बॉडी में चला जाता है नेचुरली। राइट, नो टेंशन। जैसे दूध में होता है, दही में होता है, पनीर में होता है, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। अब कैसा होता है, कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं होते, कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, या कई लोग डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते जिनकी जो जितना उनको एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होने लगता है, उनकी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है, लैक्टोबैसिली मिलता नहीं है। तो आजकल मार्केट में कई ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं कि अगर किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी है, वो लैक्टोबैसिली को वाया डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता है, तो वो उन टैबलेट्स के वाया भी क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। बट द पॉइंट इज कि आखिर मैडम ये लैक्टोबैसिली नामक ये जो माइक्रोब है इसकी यूजफुलनेस क्या है, मतलब क्यों ये इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली कैसा होता है, हमारा जो पेट होता है, हमारे पेट में जो खाना होता है, राइट, इस खाने की डाइजेशन में, ठीक है, ये कैसा है, हम लोगों की हेल्प करता है। बराबर बराबर, ये क्या करता है, हमारे पेट में अगर ये चला जाता है तो पेट में जाने के बाद हमारा जो खाना होता है जो पेट के अंदर है उसके डाइजेशन में मदद करता है। कई लोगों का कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, मतलब उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। राइट, तो ऐसे लोगों के लिए भी लैक्टोबैसिली क्या होता है, आप लोगों का यूज़फुल होता है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लैक्टोबैसिली है ये दिखता कैसा है। तो कैसा होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11th-12th में जाओगे, आप लोग बायोलॉजी में स्लाइड्स तैयार करोगे। जैसे आपको अगर किसी सेल को पढ़ना है, आपको अगर किसी टिश्यू को पढ़ना है, तो आप उसके छोटे से सेल को काटोगे, आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, उसमें थोड़ा सा स्टेन डालोगे, फिर उसको व्यू करोगे। मतलब जो चीज़ आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, आप उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। तो वैसे ही इस लैक्टोबैसिली को जब देखा गया, ठीक है, एक अच्छे पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमने ये देखा कि एक्चुअल में इसकी जो शेप होती है वो होती है रॉड शेप्ड। मतलब ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। पेपर में आराम से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताइए लैक्टोबैसिली की शेप क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये कैसा है, हम लोगों का एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। राइट, ओके। अब जैसे अब मैंने बताया, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक पर, वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, है ना। तो ये जो लैक्टोबैसिली है ये उनमें से किस कैटेगरी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया। अच्छा, उसके अलावा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कैसी वाली रेस्पिरेशन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब तुम में से कई बच्चों को एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो ज़्यादा डिटेल इसकी पढ़ने के लिए
आप आइएगा 10th स्टैंडर्ड की साइंस 2 की किताब में, वहाँ पे अपन एनएरोबिक इस पे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप इतना मान के चलिए कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है, एनएरोबिक का मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है क्या, आप लोगों की एनर्जी। तो इस पूरे लैक्टोबैसिली में 3 पॉइंट्स याद रखना है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये बैक्टीरिया? आप अगर दूध पीते हो तो दूध में आप लोगों को क्या होता है, ये बैक्टीरिया मिलता है। अगर आप पनीर खाते हो, पनीर में ये बैक्टीरिया है, दही में बैक्टीरिया है, छाछ में ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी मान लेते हैं आपके घर में दूध है, राइट। दूध में एक शुगर होती है, जैसे अगर आप दूध को पियोगे तो दूध के अंदर एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज। दूध के अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, इसे हम कहते हैं लैक्टोज। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे यानी कि 12th में, तब लैक्टोज क्या होता है ये आपको पता चलेगा, राइट। जैसे अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज, कई बार उसमें ग्लूकोज भी होती है। वैसे ही दूध के अंदर जो शुगर होती है, ठीक है, द शुगर इन द मिल्क, जो दूध के अंदर जो शुगर पाई जाती है उस शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज। पेपर में आराम से तुमसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज। अब ये लैक्टोबैसिली, ठीक है, ये जो लैक्टोबैसिली है ये क्या करता है, उस लैक्टोज के पास जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर लैक्टोज पड़ा हुआ है, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे लैक्टोज पड़ा हुआ है। इस लैक्टोज पर इस बैक्टीरिया को मैंने नाम दे दिया लैक्टोबैसिली। इस लैक्टोबैसिली ने उस दूध के अंदर मिल्क, ये मान लेते हैं मिल्क का डब्बा है, ये मान लेते हैं मिल्क का डब्बा है, इस मिल्क के डब्बे के अंदर जो शुगर है लैक्टोज, वो वाली शक्कर नहीं जो तुम डालते हो ऊपर से चीनी, वो नहीं, नेचुरली उसके अंदर एक शुगर पाई जाती है लैक्टोज, उस पर ये अटैक करता है। यानी कि लैक्टोबैसिली और लैक्टोज के बीच में घमासान युद्ध होता है और ये पूरा का पूरा लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि तुमने अभी अभी एसिड बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ा, अगर एसिड बनता है तो पीएच क्या हो जाती होगी, घट जाती होगी, है ना। एसिड बनने से बोलो पीएच क्या हो जाती है, घट जाती है। और जो दूध होता है उस दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, लोग बोलते हैं ना दूध पियो प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो वो सारा का सारा जो प्रोटीन होता है ना वो जमने लगता है। और जब प्रोटीन जमने लगता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि दही, दूध जमा लिया, दूध को जमा लिया, दैट इज दही, राइट। अगर मान के चलिए आपके पास अंडा है, आप उस अंडे को अगर फोड़ेंगे तो येलो येलो निकलता है। अगर आप अंडे को मत फोड़िए, आप उसको उबाल लीजिए तो देखना वही येलो येलो कैसा कड़क सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही जो लैक्टोज था शुगर, ठीक है, दूध के अंदर, लैक्टोबैसिली ने उस पर अटैक किया और उसको कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से जो दूध था उसकी पीएच डिक्रीज हो गई, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हुआ ना, बराबर एसिड प्रोड्यूस हुआ, एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी पीएच क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दूध जमना शुरू होने लगा, है ना, दूध का कोएगुलेशन होने लगा। कोएगुलेशन का मतलब दूध जमना शुरू होने लगा। और दूध के अंदर का क्या जमना शुरू हो गया, जो दूध के अंदर प्रोटीन्स थे वो जमना शुरू हो गए। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, योगर्ट कहते हैं। योगर्ट यानी कि बेसिकली आपका दही, कर्ड, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। दही हम लोगों को खट्टा खट्टा लगता है, तो ये इसीलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। जब मैंने तुम्हें एसिड बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये बताया था कि एसिड सॉर होते हैं टेस्ट में। तो क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है, आपका एक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, सो देयरफॉर वी से दैट कि ये जो चीज़ है आपको खट्टा खट्टा टेस्ट मिलता है, ठीक है। अब पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आपको क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन।
तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये डिफाइन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पेपर सेट कर रही होती तो मैं ये क्वेश्चन पूछती कि योगर्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सॉर टेस्ट, जस्टिफाई कि योगर्ट को सॉर टेस्ट क्यों होता है ना। तो इसमें फिर मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखती, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योगर्ट फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो ये कहानी थी लैक्टोबैसिली की। फिर जैसा कि मैंने तुमको बताया कि अभी बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से कई लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते। माइट भी उन्हें एलर्जी हो, माइट भी वो कौन सी तो अजीबो प्रकार की डाइट्स सो कॉल्ड शुरू हो जाती है, डाइटिंग, वेगन डाइट, ये वो डाइट, दूध नहीं पी रहे, पनीर नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो उनकी बॉडी के अंदर ये जो आपके इतना इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये नहीं जा पा रहा है ना। तो फिर क्या होता है, या फिर कोई भी अदर रीजंस हो सकते हैं, उनको सूट नहीं करता हो। तो एक्चुअली आजकल मार्केट में नॉर्मल दही जो आप लाते हो वो तो मिलता ही मिलता है, बट हम लोगों के मार्केट में एक प्रोबायोटिक दही भी आता है। योगर्ट मतलब दही, एक प्रोबायोटिक दही भी आने लगा है। इस प्रोबायोटिक दही को बनाते वक्त एक्चुअली क्या किया जाता है, इसमें लैक्टोबैसिली को ऐड कर दिया जाता है। तो जब आप उस पर्टिकुलर दही या कोई दूसरे प्रोडक्ट जिसमें वो प्रोबायोटिक ऐड किया गया है, जब आप उसे खाते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर में वो अच्छा लैक्टोबैसिली चला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों के पेट के अंदर जाने के बाद डाइजेशन में हेल्प करता है, हार्मफुल चीज़ों को किल करने में मदद करता है। तो बस तुम्हारा जो एलिमेंट्री कैनल है, मतलब जो तुम्हारा पूरा फूड पाइप, तुम्हारा स्टमक, तुम्हारा इंटेस्टाइन्स, सारी चीज़ों के अंदर जो भी गंदे गंदे माइक्रोब्स होंगे उनको मार डालता है। इसीलिए हमारी डाइट में प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग प्रोबायोटिक्स की टैबलेट्स लेते हैं, कई लोग प्रोबायोटिक के पाउडर आता है खाने में ऐड करते हैं, राइट। बट ये सब मैं तो नहीं सजेस्ट करती कि आपको ये नहीं लेना चाहिए। आप जिस चीज़ को नेचुरली आप ले सकते हो, आप दही खाइए जो आ रहा है नॉर्मली, आप छाछ पीजिए, आपको अपने आप आपकी बॉडी के अंदर ये सारे नेचुरल फॉर्म में प्रोबायोटिक्स क्या होंगे, आपको मिलने लगेंगे, है ना। आप पनीर खाइए, आपको पनीर में भी मिलने लगेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लैक्टोबैसिली। नीचे वाले पैराग्राफ में आपको कुछ लैक्टोबैसिली के एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, बटर, श्रीखंड, जो भी तुम खाते हो, राइट, ये बेसिकली आपके लैक्टोबैसिली उनमें पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पेट की जो गड़बड़ी होती है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, राइट, पेट वाला, वो पूरा का पूरा आप लोगों का ठीक कर देता है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिली कई बार कई चीज़ों में वाइन्स बनाने के भी काम आता है, साथ ही साथ में कुछ प्रकार की ब्रेड्स बनाने के भी काम में आता है। आपके घर में अगर गाय है, भैंस है, कोई डोमेस्टिक कैटल्स है, तो आप उनको जो चारा खिलाते हो ना, उस चारे में भी अगर आप उसको लैक्टोबैसिली के साथ फर्मेंट करो तो उनके भी गट के लिए, उनके भी एब्डोमिनल एरिया के लिए ये चीज़ क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्कूल टीचर्स अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ पूछना चाहें तो वो तुमसे लैक्टोबैसिली के यूजेस पूछ सकती हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि फर्मेंटेशन, गाय भैंसों का चारा, हमारा एलिमेंट्री कैनल, ब्रेड, वाइन। वो ये पूछ सकती हैं कि इसकी शेप क्या है, एरोबिक वाला बैक्टीरिया है कि एनएरोबिक वाला बैक्टीरिया है ना। वो आपसे ये पूछ सकती हैं कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, योगर्ट खट्टा क्यों लगता है, पीएच डिक्रीज होती है कि पीएच इंक्रीज होती है, वो ये पूछ सकती हैं तुमसे। सो बेसिकली ओवरऑल तुमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट हम लोगों का क्या नाम है उसका माइक्रोब है, वो राइजोबियम है। तो राइजोबियम वाले माइक्रोब पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बट फिलहाल इस वाले वीडियो को यहाँ रोकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो राइजोबियम रहेगा।
ठीक है। राइजोबियम क्योंकि बड़ा है ना थोड़ा सा, तो राइजोबियम को एक अलग से टॉपिक में कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या किया जा सकता है।